इन रोबोट को देखते हैं जो कि मानवता का सर्वेक्षण करने के लिए आए हुए होते हैं कि मानवता ने ऐसी क्या गलतियां की जिसकी वजह से मानवता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया और रोबोट उनके जैसी गलतियां ना करे। जहां वो एक सर्वाइवल कैंप में जाते हैं जहां पर इंसानों ने आपस में ही एक दूसरे को मार दिया था और उन्हें वहां पर पता लगता है कि जब सरकार ने एक रूल निकाला कि वो बिल्ली से लेकर बड़े से बड़े जानवर को मारकर ही अपनी जिंदगी चलाएंगे क्योंकि खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। और जैसे ही धीरे धीरे करके सारे जानवर खत्म होते गए तो इंसानों ने एक दूसरे की बस्ती पर हमला कर दिया क्योंकि खाने की बहुत कमी हो चुकी थी और सारे गरीब लोग ऐसे ही आपस में लड़कर मर गए। फिर वो तीनों रोबोट एक ऑयल ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर विनाश के दौरान जो इंसान बच गए थे वो यहाँ पर मछलियों को खाकर जिंदा रह रहे थे, पर समंदर की खाड़िया श्रृंखला माइक्रोप्लास्टिक से भर गई थी और इस जगह पर रहने वाले ज्यादातर लोग करोड़पति थे क्योंकि उन्हें लगता था कि टेक्नोलॉजी उन्हें बचा सकती है और उन्होंने इंसानों के बजाय रोबोट्स पर ज्यादा भरोसा किया और यहीं से रोबोट्स की इंसानों के खिलाफ बगावत शुरू हुई थी। फिर वो तीनों रोबोट एक माइन में आ जाते हैं जहाँ पर मनुष्य के नेता विनाश के टाइम छुप कर रह सके और जब हाहाकार खत्म हो जाए तब वो बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को दोबारा से शुरू कर सके। लेकिन वहाँ पर भी सभी लोग मर चुके थे। उन्हें वहाँ पर एक रिपोर्ट मिलती है जिसके आधार पर उन्होंने जो खेती शुरू की थी वो एक फंगस के कारण खराब हो चुकी थी और आखिरकार उन्होंने एक कठोर लोकतंत्र अपनाया, यानी कि अब वो अपनी भूख को खत्म करने के लिए इंसानों को ही मारकर खाने लगे थे। वहाँ पर चारों तरफ लाशों को देखकर रोबोट्स को यही लगता है कि शायद अब कोई भी जिंदा नहीं बचा। फिर भी वो एक स्पेस एजेंसी में जाते हैं जहाँ पर उन्हें पता लगता है कि जो बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान थे उन्होंने मार्स पर जाकर जीवन बिताने का सोचा, पर उन्हें बाकी के इंसानों की कोई फिक्र नहीं थी। वो चाहते तो अपने प्लेनेट अर्थ को पहले जैसा बना सकते थे, पर उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के बदले लालच को चुना और तो और उनके पास सारे उपकरण थे जिसकी वजह से वो अर्थ को दोबारा से पहले जैसा बना सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और तभी वो रोबोट्स देखते हैं कि उनमें से एक रॉकेट लॉन्च हुआ था जिसके बाद उन्हें काफी खुशी होती है कि चलो एक इंसान तो बच पाया। लेकिन एपिसोड के एंड में हमें पता लगता है कि जो इंसान बच गया था वो दरअसल इंसान नहीं एक बिल्ला था। लव डेथ एंड रोबोट सीजन 3 एपिसोड 2 बैड ट्रैवलिंग। एपिसोड 2 के शुरुआत में हम एक शिप को देखते हैं जहां पर एक क्रैब मॉन्स्टर आके शिप पर मौजूद इंसानों पर हमला करता है और कैप्टन और उसके साथी को मारकर शिप में ही छुप जाता है। फिर हम टोरियन को देखते हैं जो कि अपना नया लीडर चुनने के लिए वोटिंग करता है और वोटिंग में एक तगड़ा इंसान जीत जाता है जो कि टोरियन को उस क्रैब मॉन्स्टर के पास भेज देता है। टोरियन जब उस क्रैब मॉन्स्टर के पास जाता है तो वो क्रैब मॉन्स्टर उस पर हमला करता है और उसको बताता है कि उसको एक फेडिन आइलैंड पर जाना है और उसको भूख लगी है, इसीलिए उसे मांस भी खिलाओ। तब वो उस क्रैब मॉन्स्टर के साथ एक सौदा कर लेता है कि वो उसको ना मारे, बदले में वो उसे फेडिन आइलैंड पर पहुंचा देगा और उसे कैप्टन की लॉकर की चाबी भी चाहिए। तब वो क्रैब मॉन्स्टर वहाँ पर वोमिटिंग कर देता है और टोरियन उसकी को लेकर ऊपर चला जाता है जहाँ पर सभी लोग उससे पूछते हैं कि तुम लोग नीचे क्या कर रहे थे और नीचे आखिर ऐसा क्या हुआ। तब टोरियन वहाँ से भागकर कैप्टन के रूम पे जाकर उसके लॉकर को खोलकर वहाँ से गन निकाल लेता है और उनसे कहता है उसने उस क्रैब मॉन्स्टर से बात की और वो फेडिन आइलैंड पर जाना चाहता है, यानी कि वो मॉन्स्टर वहाँ पर इंसानों को खत्म करके काफी हाहाकार भी मचा सकता है, पर उसको अभी भूख लगी है और हम इंसानों के अलावा उसको खिलाने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब हम लोगों को एक साथ मिलकर फैसला लेना होगा, ना कि सिर्फ एक ही इंसान फैसला ले। वो लोग वहाँ पर मौजूद जो लीडर बना था उसे पकड़कर उस क्रैब मॉन्स्टर के आगे फेंक देते हैं और वो क्रैब मॉन्स्टर उसे खा जाता है। टोरियन एक योजना बनाता है कि उस क्रैब मॉन्स्टर को फेडिन आइलैंड पर ना ले जाकर एक सुनसान आइलैंड पर छोड़ देंगे, लेकिन कोई भी वहाँ पर कुछ भी नहीं कहता। तब टोरियन दोबारा से वोटिंग शुरू कर देता है और उन्हें कहता है कि अगर तुमने सर्किल बनाया तो उस क्रैब मॉन्स्टर को उस सुनसान आइलैंड पर छोड़ देंगे और अगर तुमने एक्स बनाया तो उस क्रैब मॉन्स्टर को फेडिन आइलैंड पर छोड़ देंगे, जिसका मतलब होगा कि हजारों लोगों की मौत। अब सभी लोग वोटिंग करते हैं और वोटिंग के रिजल्ट आने पर टोरियन उन लोगों से कहता है कि मैं अपने बीच दो कायरों को पहचानने में सफल हुआ क्योंकि उसने वोटिंग पेपर पर गुप्त निशान लगा दिए थे और उसको पता लग गया था कि वो दो कायर कौन है और वो उन दोनों को गोली मार देता है और उन दोनों को भी क्रैब मॉन्स्टर को खिला देता है। वो शिप पर बैठा हुआ होता है तो शिप के लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी वो क्रैब मॉन्स्टर टोरियन को अंदर बुलाता है और टोरियन जब अंदर जाता है तो क्रैब मॉन्स्टर उससे कहता है कि उन्हें भूख लगी है और टोरियन वहाँ पर देखता है कि उस क्रैब मॉन्स्टर के काफी सारे बच्चे भी होते हैं। टोरियन उस क्रैब मॉन्स्टर से कहता है कि वो फेडिन आइलैंड पहुंचने ही वाले हैं। तब टोरियन अपने साथियों से कहता है कि वो सोने जा रहा है और ये बुरा वक्त भी जल्द ही टल जाएगा। जब टोरियन सो रहा होता है तब उसके जो बचे हुए साथी होते हैं वो उस पर हमला कर देते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन टोरियन वहाँ पर नहीं सो रहा था बल्कि उसने अपने सोने वाले जगह पर पिलो को रख दिया था। टोरियन पीछे से उन लोगों पर हमला कर देता है और एक एक करके सभी लोगों को मार देता है, पर वो देखता है कि उनमें से एक इंसान जिंदा है। तब वो उसे कहता है कि तुमने सही किया कि उन लोगों का साथ नहीं दिया। अब वो दोनों मिलकर उन सभी मरे हुए लोगों को उस क्रैब मॉन्स्टर को खिला देता है। टोरियन उस इंसान से कहता है कि उसने वोटिंग पेपर पर निशान ही नहीं लगाए थे क्योंकि जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सभी लोगों ने उस पर एक सही लिखा था और वो लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, न कि फेडिन आइलैंड के हजारों लोगों के बारे में। इसीलिए टोरियन ने उन सभी लोगों को मार दिया था। टोरियन एक बार फिर से उस क्रैब मॉन्स्टर के पास जाता है और कहता है कि वो फेडिन आइलैंड पर पहुंचने ही वाला है, लेकिन तभी वहाँ पर मौजूद वो तेल के डिब्बों को फोड़ देता है जिससे कि वहाँ आग लग जाती है और वो क्रैब मॉन्स्टर टोरियन पर अटैक करने लगता है, लेकिन टोरियन वहाँ से एक छोटी बोट लेकर भाग जाता है और वो क्रैब मॉन्स्टर आग में जलकर शिप
के साथ साथ खत्म हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होती है। लव डेथ एंड रोबोट सीजन 3 एपिसोड 3 द वेरी पल्स ऑफ मशीन। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम मार्था और पार्टन को देखते हैं। वो दोनों एस्ट्रोनॉट होते हैं। वो अपने लैंडर की तरफ ही जा रहे होते हैं। तभी उस जगह पर गर्मी बढ़ जाती है और वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिसमें कि पार्टन मारी जाती है। और मार्था जब दोबारा से अपने लैंडर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो उसका कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है और अब वो 12 घंटे के बाद दोबारा कांटेक्ट कर सकती थी, लेकिन उसका लैंडर उससे लगभग 141 किलोमीटर दूर होता है। तभी उसका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, जिसके बाद वो पार्टन के सूट से अपना ऑक्सीजन पाइप कनेक्ट कर लेती है, जिससे कि उसकी जान बच जाती है। फिर वो पार्टन को कैरी करके आगे बढ़ रही होती है। कुछ दूर चलने पर मार्था की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर जब वो आगे बढ़ रही होती है तब उसे लगता है कि पार्टन जिंदा है, क्योंकि उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। जब वो चेक करती है तो पार्टन मरी हुई थी। वो फिर से आगे बढ़ने लगती है तो फिर से उसे आवाजें सुनाई देती है जो कि उसे कहती है कि वो पार्टन नहीं है और वो जिस किसी की भी आवाज थी वो सिर्फ मार्था से ही बात करने की कोशिश कर रही थी। और आगे बढ़ने पर मार्था को काफी कमजोरी महसूस हो रही थी, इसीलिए वो फिर से एक नशे का इंजेक्शन लेती है, जिसकी वजह से उसके अंदर साइड इफेक्ट होने लग जाते हैं और वो काफी चिड़चिड़ी भी हो जाती है, जिससे उसे उस आवाज से काफी इरिटेशन भी होने लगी थी। वो आवाज अब मार्था को बताती है कि वो एक मशीन है जिसका नाम IO है और उस ग्रह की जितनी भी ऊर्जा होती है वो पार्टन के शरीर के अंदर जा रही होती है, क्योंकि वो पार्टन के दिमाग को स्टडी कर रही होती है। तभी मार्था वहाँ जमीन पर गिर जाती है, क्योंकि वो चल चल कर काफी ज्यादा थक चुकी थी। फिर वो वहाँ पर देखती है कि पार्टन दोबारा से खड़ी हो चुकी है और वो मार्था को उठाकर आगे बढ़ रही है। तभी जब मार्था को होश आता है तो उसका ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो जाता है और उसका ऑक्सीजन खत्म होने वाला होता है। फिर वो IO को कहती है कि पार्टन, क्या सच में तुम मुझे सुन पा रही हो? तब मार्था IO से कहती है कि क्या पार्टन सच में वहाँ है? तब वो IO उससे हाँ कहती है। IO मार्था को वहाँ से कूदने के लिए कहती है और उसे बताती है कि तुम्हारा शरीर पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी आत्मा को संरक्षित किया जा सकता है, और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। तब मार्था खुद को एक आखिरी नशे का इंजेक्शन लगाती है और ये सोचते हुए नीचे कूद जाती है कि या फिर वो हमेशा के लिए जीने वाली है या फिर ये उसका आखिरी सपना है। IO एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है जिसका फंक्शन होता है उन्हें जानना। और मार्था जब नीचे कूद जाती है तो हम देखते हैं कि उसकी बॉडी धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है और उसकी बॉडी के खत्म होते ही वहाँ पर एक एनर्जी ब्लास्ट होता है और वो एनर्जी ब्लास्ट पूरे मून पर फैल जाता है। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि मार्था अर्थ स्टेशन से कांटेक्ट कर रही होती है और यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि मार्था मरने के बाद IO के साथ हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुकी है। लव डेथ एंड रोबोट सीजन 3 एपिसोड 4 नाइट ऑफ द मिनी डेड। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो कि एक ग्रेवयार्ड में आकर इंटीमेट हो जाते हैं और उनके हाथों एक गॉड की मूर्ति भी नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर आसमान से एक लाइट गिरती है और कब्र से मुर्दा लाश से बाहर निकलकर ज़ॉम्बी बनके उन लोगों को काट लेती है और फिर वो ज़ॉम्बी शहर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और शहर के लोगों पर भी हमला करके उन्हें काट के ज़ॉम्बी बना देते हैं। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके पूरा शहर ही ज़ॉम्बी से भर चुका था और जब गवर्नमेंट को इसका पता लगता है तब वो सोल्जर से कहकर इन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए कहते हैं। सोल्जर्स ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं। तभी ज़ॉम्बी केमिकल फैक्ट्री की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वहाँ पर एक केमिकल से भरा ट्रक होता है जिसके ब्लास्ट होते ही ज़ॉम्बी केमिकल रिएक्शन के कारण काफी बड़े हो गए थे और उनमें से बहुत सारे ज़ॉम्बीज अपने मुंह से आग भी छोड़ रहे थे, जिसके बाद गवर्नमेंट काफी सख्त कदम उठाती है और पूरे अर्थ पर न्यूक्लियर अटैक कर देती है, जिसके बाद पूरी अर्थ ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होती है। लव डेथ एंड रोबोट सीजन 3 एपिसोड 5 किल टीम किल। एपिसोड 5 के शुरुआत में हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि एक मिशन पर आए हुए होते हैं। अभी उनका लीडर नेल्सन अपनी दूसरी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर दूसरी टीम की तरफ से उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता, जिसके बाद वो पहाड़ चढ़कर ऊपर जाते हैं तो वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके दूसरे टीम में सभी लोग मर चुके थे और एक भी सोल्जर नहीं बचा था। तभी उनके सामने एक भालू आता है जो कि एक तरीके का किलर रोबोट होता है। उसी भालू ने उसके दूसरे टीम को मारा था और वो उन लोगों पर भी हमला करने लग जाता है और नेल्सन की टीम के भी कुछ मेंबर्स को मार देता है। तभी वहाँ पर मॉरिस आ जाता है जिसके हाथ में एक डिवाइस होता है और जिसमें से एक आवाज निकलती है। उस आवाज को सुनकर वो भालू वहाँ से भाग जाता है। मॉरिस उन लोगों को बताता है कि वो डार्क फोर्स में था और इस पहाड़ी पे एक सीक्रेट जगह है जिसका नाम है आइसिन हवा और वो भालू भी वहीं से आया है। CIA ने इस जगह को 2002 के हमले के बाद बनाया था और वो भालू एक तरह का किलर मशीन है जो कि बॉम्ब से भी खत्म नहीं होगा और गोलियों का तो उसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता क्योंकि वो काफी एडवांस रोबोट होता है। उसके बाद मॉरिस जब उन लोगों को सीक्रेट बेस पर लेके पहुंचता है तो वो देखता है कि उस भालू ने उन सभी सोल्जर्स को भी मार दिया है और ये देखकर वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि अब भालू को किसी भी हाल में खत्म करना होगा। मॉरिस उन लोगों को एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर काफी हथियार रखे हुए थे और वहाँ पर एक और रोबोट होता है जिसका नाम होता है मार्स स्क्वाड जो कि डिफेंस टाइप का रोबोट होता है। उसके बाद सभी सोल्जर्स हथियार उठाकर उस रोबोट को मारने के लिए अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और जब मॉरिस उस भालू को अंदर से बुलाता है तो वो भालू उसके पीछे से आता है और मॉरिस को मार देता है। ये देखकर मार्स स्क्वाड भी उस भालू पर हमला करने लग जाता है जहाँ भालू मार्स स्क्वाड को भी खत्म कर देता है। वो रोबोट इतना ज्यादा पावरफुल था कि सोल्जर्स की बार बार गोलियां और RPG से अटैक करने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन तभी वो भालू बंद पड़ जाता है और अचानक से सोल्जर के सामने गिर जाता है
है, जहाँ फॉलिन को यही लगता है कि ये भालू अब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी वो भालू उसकी टांग को काट देता है और बाकी सोल्जर्स पर भी हमला करता है, जहाँ नेल्सन उस पर आरपीजी से हमला करता है और वो भालू 2 हिस्सों में टूट जाता है। पर तभी वो उठकर एक सोल्जर को मारने वाला होता है, लेकिन नेल्सन काफी गुस्से में आ जाता है और बार बार उसके सर पर वार करके उसे आखिरकार खत्म कर देता है। लव डेथ एंड रोबोट्स सीजन 3 एपिसोड 6 स्वार्न। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम डॉक्टर एप्रिल को देखते हैं, जो कि स्पेस में दूसरे स्पेसीज से उनके ज्ञान को सीखने के लिए आते हैं और उनसे सीखकर वो स्वार्न में आते हैं और तब वो डॉक्टर गेलिना से मिलते हैं, जहां गेलिना उन्हें बताती है कि उन्होंने 15 से ज्यादा एलियन स्पेसीज की खोज की है जो कि स्वार्न की प्रजातियों के साथ रहती है। फिर गेलिना एप्रिल को नेस्ट के और भी अंदर लेकर जाती है और वो देखता है कि वहाँ पर एक क्वीन होती है जो कि पूरे नेस्ट का एक केंद्र होता है और क्वीन को भी जैसे भी वर्कर चाहिए होता है वो खुद बना लेती है, जैसे कि कुछ वर्कर उसके लिए खाना पहुँचाते हैं और कुछ वर्कर उसे प्रोटेक्ट करते हैं। गेलिना एप्रिल से यहाँ आने का असली मकसद पूछती है, तब एप्रिल उसे बताता है कि हमें बस एक क्वीन का सैंपल चाहिए जिससे कि इंसान अपनी खुद की क्वीन विकसित कर सके और हजारों वर्कर को अपने लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन गेलिना पहले तो राजी नहीं होती, लेकिन बाद में फिर वो राजी हो जाती है क्योंकि एप्रिल उसे कहता है कि वो सारे वो जीव जैविक मशीन है और चाहे वो स्वार्न के लिए काम करे या हमारे लिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद एप्रिल अपने पाँव से सिथेसियस फेरामोन को बाहर निकालता है और कुछ वर्कर पर लगा के उन्हें कंट्रोल करके क्वीन का एक फर्टिलाइज एग भी हासिल कर लेता है और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर बहुत समय बीत जाने के बाद कुछ वर्कर्स आकर एप्रिल को बताते हैं कि गेलिना को पकड़ लिया गया है और एप्रिल जब उस तरफ जा रहा होता है तब योद्धा जाति उन सभी वर्कर पर हमला करके उन्हें मार देते हैं, लेकिन एप्रिल उनसे बच के भाग रहा होता है, लेकिन वो सभी योद्धा आकर उस पे एक साथ अटैक करते हैं और उसे मारकर बेहोश कर देते हैं और उसे स्वार्न के पास लेकर जाते हैं, जहाँ स्वार्न गेलिना के बॉडी पर एक टेंटिकल्स चुभाकर उसे कंट्रोल कर लेती है और उसके जरिए एप्रिल से बात कर रही होती है और उसे बताती है कि वो भी स्वार्न के प्रजातियों में से एक है। एप्रिल और गेलिना ने जो प्रयोग किया था उसकी वजह से जेनेटिक प्रोटोकॉल ट्रिगर हुए, जिसकी वजह से स्वार्न का जन्म हुआ और उसकी विशेषता होती है अकलमंदी। भले ही वो कुछ हफ्तों की होती है पर उसके अंदर लाखों सालों की मेमोरीज होती है। लाखों सालों पहले ऐसे ही एक एलियन प्रजाति ने स्वार्न पर हमला किया था, लेकिन स्वार्न उनसे लड़ नहीं सकता था, इसीलिए उन्होंने एक रणनीति बनाई और उनसे तुम हमेशा जुड़कर अपनी प्रजाति को बचा सकते हो। और उसके बाद स्वार्न ने उस प्रजाति को अपना गुलाम बना लिया और यही प्रस्ताव वो इंसानों के लिए भी रखते हैं, लेकिन एप्रिल उसकी चुनौतियों को स्वीकार कर लेता है और कहता है कि इंसान तुम्हारे गुलाम कभी नहीं बनेंगे। और स्वार्न इंड में उसे कहती है आशा है तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बातें याद आती है। लव डेथ एंड रोबोट सीजन 3 एपिसोड 7। एपिसोड 7 शुरू होता है और हम मैसन को देखते हैं, जहाँ उसके गोडाउन में चूहे उसके खाने की चीजों को बर्बाद कर रहे होते हैं। तब मैसन उन चूहों को मारने के लिए अपने गोडाउन में जाता है और एक चूहे को मार देता है और जब वो उस चूहे को देखता है तो वो चूहा काफी अलग लग रहा था। तभी वहाँ पर काफी सारे चूहे मैसन पर अटैक कर देते हैं और मैसन वहाँ से बाहर आ जाता है और चूहे मारने वाली कंपनी को कॉल करता है, जहाँ कंपनी वाले उसे बताते हैं कि मनुष्य ने इन्वायरमेंट को काफी दूषित कर दिया और जानवर परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाल रहे हैं। और तब कंपनी वाले चूहों को मारने के लिए मैसन को लेजर प्रोवाइड करते हैं, जहाँ 4x4 का लेजर उसे अपने गोडाउन में लगाना होगा और जब लेजर को शुरू किया जाता है तब वो लेजर मैसन की बिल्ली को भी मार देता है, जिसके बदले मैसन कंपनी वालों से डिस्काउंट भी मांगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लेजर चूहों को मार रही होती है, लेकिन वो चूहे काफी चालाक होते हैं, वो उन लेजर को पूरे तरीके से खराब कर देते हैं। अब मैसन दोबारा से कंपनी वालों को फोन करता है और कंपनी वाले उसे बताते हैं कि चूहे काफी तेज हो चुके हैं, इसीलिए वो मैसन को उनको मारने के लिए किलर रोबोट देते हैं, जिसका नाम होता है TT-15, जो दिखने में बिल्कुल एक बिच्छू जैसा था। और TT-15 आते ही चूहों को मारना शुरू कर देता है और वो काफी सारे चूहों को मार भी देता है। फिर एक दिन जब मैसन अपने गोडाउन में जाता है तो वो देखता है कि TT-15 और चूहे के बीच जंग हो रही है। TT-15 ने काफी सारे चूहों को मार तो दिया था, लेकिन चूहे फिर भी उसे फाइट कर रहे थे, जहाँ चूहे TT-15 पर अटैक करके उसे काफी नुकसान पहुँचाते हैं और उसे आधा तोड़ भी देते हैं, लेकिन TT-15 फिर भी चूहों को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी मैसन आकर TT-15 को गोली मार देता है और चूहों से कहता है कि अब खून खराबा बहुत हुआ, जिसके बाद चूहे भी मैसन को पीने के लिए वाइन देते हैं। वो वाइन थोड़ी कड़वी तो होती है लेकिन अच्छी भी होती है और एट द एंड मैसन एक बार फिर से कंपनी को कॉल करके रिफंड मांगता है। लव डेथ एंड रोबोट सीजन 3 एपिसोड 8 इनवैल्यूएटेड हॉल्स। एपिसोड 8 शुरू होता है और हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं, जहाँ टेररिस्ट एक होस्टेज को पकड़कर एक गुफा में लेकर जाते हैं और उन सोल्जर का मिशन होता है कि उन होस्टेजेस को उन टेररिस्ट से बचाना। सारे सोल्जर अपने मिशन पर आगे बढ़ते हैं और उस गुफा में जाते हैं, जहाँ गुफा में अंदर जाने के बाद उन्हें अजीब सा लिक्विड मिलता है। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें होस्टेजेस की लाश मिलती है और साथ ही उन टेररिस्ट का भी, और उनकी लाशों पर मांस का एक टुकड़ा भी नहीं था, बस हड्डियां ही बची थी। तभी उनके सामने एक कीड़ा आ जाता है और ये वही कीड़ा होता है जिन्होंने उन होस्टेजेस और टेररिस्ट का ये हाल किया था और वो उन सोल्जर पर भी अटैक करने लग जाते हैं और कुछ सोल्जर को मार भी देते हैं। और जब सोल्जर उन कीड़ों से बचने के लिए गुफा में जाते हैं तो उन्हें बड़ा सा एक एलियन टेम्पल मिलता है और वो कीड़े भी अब उनका पीछा नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो कीड़े सिर्फ गुफा की सुरक्षा के लिए थे। तभी हार्बोर देखती है कि उस जगह से निकलने के लिए दूसरी तरफ से एक दरवाजा भी है और वो सीढ़ियों से जब नीचे उतर रही होती है
तब वो कीड़े उन पर अटैक कर देते हैं और एक और सोल्जर मारा जाता है। इसके बाद सार्च और हार्बर ही बस जिंदा बचे थे और तभी गुफा के अंदर से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, जहाँ सार्च उस आवाज की तरफ खींचे चले जा रहे होते हैं। और जब हार्बर भी सार्च के साथ अंदर जा रही होती है तब उन्हें एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसको जंजीरों से बांध कर रखा गया था। तभी वो मॉन्स्टर उन्हें हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है और उनसे कहता है कि मुझे रिलीज कर दो। तभी हार्बर को विजन आने लग जाता है कि अगर ये मॉन्स्टर आजाद हो गया तो ये पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन उस मॉन्स्टर ने सार्च को हिप्नोटाइज कर लिया था। जहाँ सार्च उस मॉन्स्टर को छुड़ाने के लिए बॉम्ब फोड़ने लगता है, लेकिन तभी हार्बर उन्हें रोक लेती है, लेकिन वो हार्बर पर भी हमला करने लग जाता है, जहाँ हार्बर को मजबूरन सार्च को मारना पड़ता है। अब वो मॉन्स्टर दोबारा से हार्बर को हिप्नोटाइज करने लग जाती है और एंड में हम देखते हैं कि हार्बर ने अपने कान और आंखों को फोड़ लिया था, लेकिन उसने मॉन्स्टर को आजाद नहीं किया। दोस्तों अब हम सुनने वाले हैं इस सीरीज के सबसे मेन एपिसोड को, लव डेथ एंड रोबोट सीजन 3 एपिसोड 9 ज़िबारो। एपिसोड 9 शुरू होती है और हम कुछ सैनिकों को देखते हैं जो कि जंगल की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें एक विच को मारना था। उन सैनिकों में एक सैनिक ऐसा भी होता है जो कि सुन और बोल नहीं सकता। तब वो नदी के किनारे जाता है और उसे एक सोने का टुकड़ा मिलता है। वहीं सैनिकों पर उस विच को मारने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, लेकिन तभी वो विच पानी से बाहर आती है जिसका पूरा शरीर सोने और हीरे जवाहरात से लदा हुआ था। और तभी वो विच जोर जोर से चिल्लाने लगती है और चिल्लाकर डांस भी कर रही होती है, जिसको सुनकर सभी सैनिकों की दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो सभी सैनिक डांस करने लग जाते हैं और उस विच की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं, जहाँ वो विच काफी जोरों से चिल्लाने लग जाती है और डांस करके उन सभी सैनिकों को अपनी तरफ ही बुला रही होती है। और वो सैनिक अपनी अपनी तलवार निकालकर अपने साथी सैनिकों को मारकर आगे बढ़ रहे होते हैं और एक एक करके नदी में डूब जाते हैं। तब वो विच उस सैनिक पर भी अपनी आवाज का इस्तेमाल करती है जो कि सुन नहीं सकता, लेकिन उस पर उसकी आवाज का कुछ भी असर नहीं होता। जिसके बाद वो विच काफी परेशान हो जाती है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। उस विच को देखकर वो सैनिक डरकर वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाता है। और जब उस सैनिक को होश आता है तो वो रात बिताने के लिए एक जगह पर आकर सो जाता है। फिर हम उस विच को देखते हैं जो कि उस सैनिक से ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। वो उस सैनिक के पास आकर उसे देखने लग जाती है और रात में उसी के पास ही सो जाती है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो वो सैनिक देखता है कि उसके बगल में एक लड़की है जो कि सोने से लदी हुई है। तब वो विच उस सैनिक को देखकर वहाँ से भाग जाती है और उस सैनिक के मन में उसके सोने को देखकर लालच आ जाता है। जिसके बाद वो सैनिक उस विच का पीछा करने लग जाता है और उसका पीछा करते हुए एक झरने के किनारे तक आ जाता है, जहाँ वो विच उसे पसंद करने लगी थी और वो उसे किस भी करती है, लेकिन वो सैनिक इसी चीज का फायदा उठाकर उस विच को बेहोश कर देता है और उसके शरीर से सारा सोना निकाल लेता है, जिसकी वजह से उस विच का काफी सारा खून बह चुका था। और उस विच के शरीर से सारा सोना निकालने के बाद वो सैनिक उस विच को पानी में फेंक देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि उस विच के खून निकलने से उस पूरे तालाब में खून ही खून हो जाता है और जब उस सैनिक को प्यास लगती है तब वो उसी तालाब का पानी पी लेता है, जिसे पीकर वो बेहोश हो जाता है। और जब उस सैनिक को होश आता है तो उसे सुनाई और उसकी आवाज भी आ रही थी, जिसकी वजह से वो पागलों जैसी हरकतें करने लग जाता है। और फिर हम उसी विच को देख जिसे होश आने पर खुद का ये हाल देखकर बहुत दुख होता है और फिर वो उस सैनिक को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। और अब वो सैनिक भी उसकी आवाज को सुन पा रहा था और वो डांस करने लग जाता है क्योंकि उसे सुनाई देने लग गया था और वो भी डांस करते करते पानी में आ जाता है और एंड में वो सैनिक पानी में